discuss about the electrical energy and the concept of power, right? So now this will be very interesting, and you will find the answer of very good questions of your daily life. So to start with these discussions, with which I have every time in this chapter, I have started with the conductor. So see here, you are having some one conductor, ओके। ये सेम कंडक्टर, आप एक कंडक्टर के बारे में आप कितना ज़्यादा जान चुके हैं, जो आपको सम कंडक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, वो नियरली आप सब चीज़ें जान रहे हैं। और उसका मैकेनिज्म से कैसी कैसी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं, उसको भी आप इंजॉय करेंगे। हम ऐसा एक कंडक्टर लेते हैं जिसका ये एंड ए है और ये एंड बी है, और फिर आप इस कंडक्टर के बारे में जो ऑलरेडी जानते हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी इसमें आएगी, और बहुत चीज़ें जो हैं वो बार-बार आप रेपिटिशन में सुन रहे हैं। तो यदि आप एक-एक वीडियो आगे से आगे सुनते चले जाएँगे, तो आपका जो कंसेप्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो नेचुरली आपका बिल्ड हो जाएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने में देने में समस्या नहीं आएगी। तो इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। सो कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम इट। हमने एक कंडक्टर लिया जिसका कोई लेंथ एल है, और ये इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। सो यू कनेक्ट इट विद द बैटरी, राइट। So this is what you are doing every time. In every diagram, you are doing it like this. Okay. So as now, this is the positive terminal of the battery and this is negative terminal of that. What will happen then? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वन थिंग। दूसरा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो कन्वेंशनल करंट है, जिस करंट की हम बात करते हैं, वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, तो करंट आई का डायरेक्शन ही होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करेंगे। ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? इनकी अपनी, जितने भी इसमें एनर्मस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी एक वेलोसिटी होगी मूव करने की, पर हम इनकी अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की कभी बात नहीं करते। हम इसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के बाद हम जो फाइनल वेलोसिटी इनकी बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। ओके। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे, ये स्टेडी होती है, एक जैसी होती है। ओके। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्टेडी, मींस इट्स नॉट बेयरिंग। तो इसका हम आगे जिक्र भी करेंगे, आप इसको जरा जस्ट सुनते चले जाइए। अब यदि फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इस डायरेक्शन में होगा, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने समझाने वाली बात नहीं है कि ए एंड का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, बी एंड का पोटेंशियल कम है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ये क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। आगे देखिए, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू एंड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा वी लिख देता हूँ, potential at A minus potential at B. Okay, so if as BA is greater than BB, so ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं इसको ग्रेटर देन जीरो लिख देता हूँ, कैसा लिखना सही होगा? अब आप देख रहे हैं कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट जब फ्लो करता है, तो उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि हम एक कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं,
इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। ओके, ये 90 डिग्री के ऊपर हम इसको अरेंज कर देते हैं। अब मान लो कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम के लिए क्रॉस करता है, तो आप समझते हो कि जो करंट का डेफिनेशन होता है ना, वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो उस डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन टू एंड्स, या ये आ जाएगा आई टाइम डेल्टा टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट ए, यहाँ से निकालते हैं हम। यदि आपको पोटेंशियल का नॉलेज हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करने से निकल जाती है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज at point B, so charge and potential at B। ओके, सब आप यहाँ निकालिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा क्यू, दैट इज चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी, एंड फाइनल पोटेंशियल, ओके, minus initial potential। Okay, so as you know that potential at A as, यहाँ लिख देते हैं as potential at A is greater than potential at B। what does this mean, इसका जो आंसर यहाँ से कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दिस आंसर इज नेगेटिव। सो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ऑफ इसको डेल्टा क्यू को आप इस फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा I time delta t into V, which further be written as minus I V delta t। So this is what the change in potential energy। बड़ी सुंदर बात है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आई है। अब इसके बाद हम इस बात की चर्चा जारी रखते हैं। जरा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई है, हम एक कुछ देर के लिए अज्यूम करते हैं कि जो यहाँ से चार्ज जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, वो जब जा रहे हैं तो किसी भी पॉजिटिव आयन और एटम्स के साथ नहीं टकरा रहे हैं। यदि वो किसी पॉजिटिव आयन और एटम के साथ नहीं टकरा रहे हैं, बट विल हैपन, ये जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए, यदि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते टाइम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं, यदि वो किसी पॉजिटिव आयन और एटम के साथ नहीं टकराते, हम अज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल एनर्जी है वो जीरो थी, टोटल एनर्जी, तो फाइनल टोटल एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो होना चाहिए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाल ही रखा है फ्रॉम इक्वेशन 3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। So from equation 3 and 4, from equation 3 and equation number 4 क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भर दीजिए, आई वी डेल्टा टी। ओके, सो इट विल बिकम आई वी डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 5। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपके बहुत सुंदर सवालों का जवाब देगा कि अब आपने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, आई बी डेल्टा टी। सेम इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया है रेड कलर में। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बैटरी के साथ कंडक्टर को जोड़ते हो, तो जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिटिव आएगी का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। बट एक्चुअली इट्स नॉट हैपनिंग। आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जब आप कंडक्टर को व्हेनेवर यू कनेक्ट ए कंडक्टर, जब आप कंडक्टर को क्या करते हो, बैटरी के साथ जोड़ते हो। आपने पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा ये याद करिए कि आपने पढ़ा था कि आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को जब आप बैटरी के साथ जोड़ते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ओके, और वो साथ में टकराते हैं। यहाँ कहा जा रहा है आपके लिए ये कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। पर आपने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है और उसकी जो एवरेज ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है वो स्टेडी रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये तो एक कम्बरसम सिचुएशन हो जाएगी कि एक और हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और दूसरी ओर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इसका मतलब कि वो जो बॉडी है यदि इंक्रीज करे काइनेटिक एनर्जी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट करेंगे। तो वो एक्सेलरेट तो करते नहीं है, एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी तो उसकी बढ़ती नहीं है क्योंकि हमने कहा है कि उनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो स्टेडी रहती है। अब सवाल ये है, यदि फिर भी ये पॉजिटिव है तो वो काइनेटिक एनर्जी जाती कहाँ है, दैट इज अ क्वेश्चन। अब हमने ये ढूंढना है सवाल का जवाब कि काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब अब आपका इस सुंदर सवाल का जवाब अब आने वाला है कि जितनी ही, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मैं फिर पॉजिटिव आयन बनाता हूँ, एक पॉजिटिव आयन इधर बना देता हूँ और जो इलेक्ट्रॉन है उनको कुछ मैं इस कलर में बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो जैसे ही उनका जो वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो वह पड़ोस के पॉजिटिव आयन या एटम के साथ टकरा जाता है। इट स्ट्राइक विद पॉजिटिव आयन और एटम। और फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाएगा या एटम के साथ टकरा जाएगा। ओके, सो टकराने के बाद बट विल हैपन, इट विल लूज द इंक्रीज्ड पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। और जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जितना वो एक्सेलरेट करता है, वो उतनी एनर्जी को लूज कर देता है। ओके, एंड उसके टकराने के बाद क्या होगा, जो एटम है वो एनर्जी को गेन करने के बाद अपने पॉइंट के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा, बार बार वाइब्रेशन करने के बाद वो क्या करेगा, इट हीट अप हो जाएगा। तो इससे हीट जनरेट होगी। ओके, हीट विल बी जनरेटेड, विल बी जनरेटेड इन ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में हीट जनरेट होगी। अब हीट जो जनरेट होगी, ये हीट कौन सा पार्ट होगा, दिस हीट विल बी द, ये जो आपने किया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आई वी डेल्टा टी। ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ये हीट में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और दिस इज पार्ट इज आई बी डेल्टा टी। अब आप यहाँ करिए, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी टाइम आई। So delta B upon delta W upon delta T is equal to power loss. This is equal to VI. Okay, this is the power loss। जब आप एक सेल को कंडक्टर के साथ जोड़ते हो तो इतना पावर लॉस होता है। एंड यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट V is equal to IR, राइट। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, लास्ट इक्वेशन का नंबर जो था वो था, लास्ट इक्वेशन नंबर वाज, this equation number was somewhere this equation number was 3, oh yes it is 5, so equation number was 5. No, this is 5, this was equation number 6, so put it here,
is another form of power loss is IR into I. So it is I square R. Okay. So this is equation number 7. And you can have another form of equation also. Substitute I is equal to V upon R using I is equal to V upon R. So this power loss is equal to I की जगह आप V upon R सब्स्टिट्यूट कर दीजिए and this is equal to V square upon R. So this is equation number 8. So this equation number 6 and equation number 8, both these equations are very very useful for us for the power transmission, and we will discuss few another questions on the basis of this. एक हम और चीज़ इसके बारे में करते हैं कि हमने कहा कि यदि आप एक कंडक्टर को सेल के साथ जोड़ते हैं तो ये पावर लॉस होता है, और पावर लॉस में जो पावर लॉस होता है उसको एनर्जी आती कहाँ से है, ये सवाल। तो आप देखिए कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं। यहाँ देखिए, आप एक कोई रजिस्टर लीजिए, ये रजिस्टर हो सकता है, आपकी प्रेस हो सकती है, हीटर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। तो यहाँ आप उसको जोड़ दीजिए और साथ में आप उसको एक सेल से जोड़ दीजिए, बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। ओके। आप देखते हैं कि जैसे आप किसी के रजिस्टर्स को इसके साथ जोड़ते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे आपने किया था अभी, P is equal to VI. Okay, so it is H upon T and V is equal to I R into I, right? So इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, I स्क्वायर आर टी, इतनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा। ओके। सवाल ये है कि इस हीट का सोर्स क्या है, कहाँ से आती है हीट। सो इसकी जो हीट आती है यहाँ से आती है, ये जो केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल है, द सोर्स ऑफ हीट, यहाँ से हम लिखते हैं कि source of heat in the resistor of resistance R, is chemical energy of the cell, is the chemical energy of the cell. तो आपको एक सवाल का जवाब मिला जो बहुत सुंदर था। आपको यहाँ से पता चला कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्यों आपका कंडक्टर जो है गर्म हो जाता है, जब आप चार्जिंग में मोबाइल को लगाते हो क्यों गर्म हो जाता है, प्रेस को लगाते हो क्यों गर्म हो जाती है, हीटर को लगाते हो तो हीटर से हीट कहाँ से आती है। तो इन सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिले हैं। अब हम आगे चलते हैं, पिछले पैराग्राफ में चल पड़ते हैं। इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करते हैं कि यदि आपको ये जो फार्मूला नंबर 6 और फार्मूला नंबर 8 है, ये बड़े यूजफुल फार्मूलाज हैं, and these formulas are very very useful for the power transmission. So हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जो अभी तक फिजिक्स किया, इसका आपको फ़ायदा क्या है। आप देखिए कि आपके पास कोई पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है। ओके, दिस इज सम पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन से आपने तारों के थ्रू दूर दराज में घरों को, ओके, या फैक्ट्री को क्या करना है, कुछ वोल्टेज भेजनी है। ओके, यू हैव टू सेंड सम वोल्टेज और यू कैन से सम करंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ एक लंबी लंबी तारें बिछा देंगे और उन तारों का जो कुछ रेजिस्टेंस होगा, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल्स, राइट। अब ये तारें जब आप बिछाते हैं तो जब ये तारों के बीच में से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, पावर लॉस होगा। उस पावर लॉस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं फार्मूला लिखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 की एप्लीकेशन है। पावर का जो फार्मूला था, पावर इज इक्वल टू वी टाइम आई, इज इट राइट। फॉर एग्जांपल कि जो पावर लॉस थ्रू द केबल्स है उसको मैं पी सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो करंट है वो आपने किसी डिवाइस को जिसका रेजिस्टेंस आर है, और कोई डिवाइस घर में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, उसके क्रॉस आपने वोल्टेज बी डेवलप करनी है और करंट आई क्रिएट करना है, राइट।
सो ये फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वेयर आर सी। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल्स, इन तारों के थ्रू जब आपने उसको भेजना है। अब आप आई की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से आप बना सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी अपॉन बी, राइट। सो अब आप देखिए, पावर लॉस थ्रू दीज केबल, ये जो लंबी लंबी तारें हम बिछाते हैं उसके थ्रू पावर लॉस कितना होगा, कितनी पावर खर्च हो जाएगी सिर्फ भेजते भेजते। पढ़ा था ना हमने हीट में कि हीट इतनी जनरेट होती है, इट इज बेसिकली द पावर लॉस। तो पावर लॉस कितना होगा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन बी भर दीजिए, तो ये आ जाएगा पी स्क्र अपॉन वी स्क्र टाइम आर सी, राइट। सो ये फार्मूला आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप यहाँ से देखिए कि हम इसमें इस मैथमेटिकल लैंग्वेज से क्या हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। देखिए, जो तारें आपने लगा दी उनका रेजिस्टेंस को तो आप बदल नहीं सकते, ओके, वो फिक्स है। जो आपने उसका रेडियस रखा वो आपके कंट्रोल में अब नहीं है, आपने बिछा दी। ये पावर वो है जो आपने भेजनी है, जिस डिवाइस के किनारे आपने इतनी पावर क्रिएट करनी है। ये वोल्टेज है, यू आर सेंडिंग दिस मच वोल्टेज, व्हाट विल हैपन। यदि आपने पावर लॉस को बचाना है, सिंपल मैथमेटिक्स समझिए, यदि आपने पावर लॉस को बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, v वाले पार्ट को लार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही न्यूमैरेटर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपने पावर स्टेशन से बहुत दूर तक वोल्टेज को ट्रांसफर करना है, राइट, थ्रू द केबल्स, कंडक्टिंग केबल्स, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है वो लार्ज होनी चाहिए, वोल्टेज शुड बी लार्ज। ये जो वोल्टेज है वो लार्ज होनी, ये लार्ज होगा तो ये फैक्टर स्मॉल हो जाएगा, ओके। इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे आपने वहाँ देखा ना कि यूं यूं करके जैसे खंबे होते हैं यूं करके, सो इसके ऊपर जो केबल बिछाए होते हैं, जो जहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है, उसके खंबे के ऊपर ऐसे लिखा होता है, ये एक ऐसा डिज़ाइन बना होता है और एक ऐसा जो खोपड़ी जैसे लगाई होती है और उसके लिखा होता है 40,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट खतरा है, ऐसा करके डेंजर सिग्नल एक बनाया होता है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज जब हम उससे भेजते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज़ोर का लगता है। और इस पावर सप्लाई को आप डोमेस्टिक में यूज़ जब करेंगे तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज़ दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप यूज़र के एंड के ऊपर क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो हाई वोल्टेज को बी यूज द एट एट यूज़र एंड, मैं यूँ लिख देता हूँ, एट यूज़र एंड बी यूज, हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर, ओके, विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद आप उसको यूज़र एंड के ऊपर सेफली यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि शायद आपने बहुत ब्यूटीफुल फिजिक्स पढ़ा है कि आप एक कंडक्टर के बीच में क्या होता है, फिर उस कंडक्टर के बीच में जैसे आप फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस एंड पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किस एंड पर पोटेंशियल कम होता है, फिर जो से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कैसे हो जाएगी, फिर वो जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव कैसे हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कि यदि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही चली जाती, पर एक्चुअली तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो फिक्स रहती है, तो वेलोसिटी तो बढ़ती नहीं। इसका मतलब यदि वेलोसिटी नहीं बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करते। तो वो जो एनर्जी बढ़ तो नहीं रही है, हम ये मान रहे हैं कि वो बढ़नी चाहिए, हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, पर बढ़ती तो है नहीं, तो वो कहाँ चली जाती है, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो वो हीट में कन्वर्ट होती है जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम या पॉजिटिव आयन के साथ टकराते। इसी की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ते, पावर के साथ जोड़ते, तो वो सारे कंडक्टर जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। और उसमें पावर लॉस किस फार्मूले से आता है, P इज इक्वल टू बी आई, इसी के फार्मूले से आता है। उसको ओम्स लॉ के साथ ऑपरेट करके आप एक दो इक्वेशन इसकी और क्रिएट कर सकते हो। और एट द एंड आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं पावर स्टेशन से घरों में या फैक्ट्रीज में, और पावर लॉस को कैसे हम बचाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो फैक्टर है इक्वेशन नंबर 9 का, उसमें जो वी स्क्वायर वाला फैक्टर उसको हमें ज़्यादा से बड़ा करना पड़ेगा,
ताकि जो पावर लॉस थ्रू द केबल जो है वो कम से कम हो जाए, ओके। और इस प्रॉब्लम में हमने ये सीखा कि जब हम इतने हाई पोटेंशियल के ऊपर पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएँगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफ़ॉर्मर जिसको हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और सेफ़ली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ कि आपने इसका आनंद लिया होगा, इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसके बेसिस के ऊपर आप प्रॉब्लम्स करेंगे, टेक्स्ट को अच्छे तरीके से फिर पढ़ेंगे, तो आपके सब सवालों के जवाब आप देने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।